मेरी भतीजी अचानक गायब हो गई। दोनों भाइयों का कहना था कि रिश्ते से इनकार की वजह से वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई है, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो अपने खून पसीने से बनाया हुआ घर आखिर कैसे छोड़कर जा सकती थी? एक दिन मैंने देखा कि ऊपर वाले पोर्शन पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जब मैंने जबरदस्ती वो ताला खुलवाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने मैं हबीबुर रहमान हूँ। लोग मुझे प्यार से चाचा कहकर बुलाते हैं। मैं अपने मरहूम भाई, जो मुझसे उम्र में 4 साल बड़े थे, उनकी औलाद का वाहिद सहारा था। मेरा भाई, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, वो तो एक फरिश्ता सिफत इंसान था, लेकिन जिंदगी ने उसे ज्यादा मोहलत न दी। वो 10 साल पहले एक हादसे में हमसे बिछड़ गया, मगर वो पीछे एक ऐसी बेटी छोड़ गया जिसे देखकर दुनिया कहती थी कि अल्लाह ने अपने बंदे की निशानी की सूरत में एक जीता जागता फरिश्ता ज़मीन पर छोड़ दिया है। मेरी भतीजी का नाम था नवाल। नवाल नाम तो था उसका अता, लेकिन वो मुजस्सम नेकी और कुर्बानी की ऐसी अता थी कि उसकी कद्र सिर्फ वही जान सकता था जिसने उसे करीब से देखा हो। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो नवाल की उम्र 22 साल थी। एक उम्र जब लड़कियां अपने ख्वाब बुनती हैं, नए रंग भरती हैं और दुनिया को देखने के लिए बेताब होती हैं, मगर नवाल पर उस वक्त 2 नौजवान भाइयों फारूक और आदिल की जिम्मेदारी आ पड़ी। वो दोनों उससे छोटे थे और अपनी जवानी की हवस और दुनियावी रंगीनियों में गुम। मेरा भाई बहुत कम कमा पाया था और जो कुछ था वो उसने ज़मीन जायदाद पर लगा दिया था, जो कि इस घर से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन रोज़मर्रा के खर्चे इसके लिए नवाल ने कांधा दिया। नवाल ने बीकॉम कर रखा था। वालिद के इंतकाल के 6 माह बाद जब भाई अपनी बेफिक्री में बैठे थे, नवाल ने एक निजी बैंक में नौकरी कर ली। मैंने बहुत रोका, बेटी, चाचा अभी जिंदा है, घर में पैसे भी हैं, तुम क्यों ये बोझ उठाती हो? मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहराव वाली मुस्कुराहट आ जाती थी। चाचा जान, आपका एहसान तो मेरे सर पर है, मगर भाई अभी छोटे हैं और मैं खुद मुख्तार रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बहन होने के नाते मेरी वजह से उनके ख्वाब रुक जाएं। उसकी ये खुद मुख्तारी सिर्फ ज़बान की हद तक न थी, बल्कि उसके अमल में भी झलकती थी। उसने अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को एक मजबूत दीवार के पीछे छुपा दिया था। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत उसके घर की चाहर दीवारी और उसके भाइयों का मुस्तकबिल था। नवाल की तनख्वाह घर का कलीदी सहारा बन गई। किराया तो अपना घर था, लेकिन बिजली, गैस, पानी, खाने पीने के अखराजात और भाइयों की पढ़ाई, ये सब उसी के पैसों से चलता था। फारूक ने इंटर के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और एक दोस्त के साथ छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। आदिल ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर नौकरी की तलाश का बहाना बनाकर घर पर ही जमकर बैठ गया। इन दोनों ने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि उनके सर पर एक ऐसी छत है जिसे नवाल ने अपनी खून पसीने की कमाई से मजबूत कर रखा है। उनकी कमाई न होने के बराबर थी और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों और फजूल खर्चियों के लिए नवाल के बैंक अकाउंट की तरफ ही देखते थे। देखते ही देखते वक्त का पहिया घूम गया और नवाल की उम्र 32 को छू गई। लेकिन इस 10 साल के अरसे में उसने अपने भाइयों की परवरिश एक माँ की तरह की, एक बाप की तरह उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और घर को एक मजबूत हाथ से संभाला। वो सुबह सवेरे निकलती, देर शाम थकी हारी वापस आती, मगर घर के तमाम उमूर, खरीदारी से लेकर बिलों की अदायगी तक, सब उसकी निगरानी में होते। हकीकत ये थी कि नवाल का अपने घर के अखराजात पर मुकम्मल कंट्रोल था। वो कंट्रोल उसने शौक से नहीं, बल्कि मजबूरी और ज़रूरत की वजह से कायम किया था। अगर वो हिसाब ना रखती तो उसके लापरवाह भाई घर को कब का तबाह कर चुके होते। भाई अब बड़े हो गए थे। फारूक की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी और आदिल की 2 साल पहले। दोनों भाई कमज़ोर और इन्हिसार करने वाले थे। वो जानते थे कि नवाल की कमाई के बिना उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें एक आरामदेह और मुस्तहकम जिंदगी की आदत हो चुकी थी, जिसकी जामिन नवाल की बैंक की नौकरी थी। उनकी शादियां भी नवाल की ही तनख्वाह से होने वाली बचत से हुई थीं,
घर में 2 बहुएं आ चुकी थीं, जिनके आने से घर का माहौल कुछ तल्ख हो गया था। उनकी जबान तेज थी और वो नवाल को एक गैर जरूरी हुक्मरान समझती थीं। वो अक्सर एक दूसरे से कानाफुस्सी करती और छोटी छोटी बातों पर बहाने ढूंढती थीं। ये क्या खाना बना है, घर में ये क्यों नहीं है, हमें पर्दे लेने हैं, नवाल क्यों नहीं देती। लेकिन उनकी दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आती थी, क्योंकि वो जानती थीं कि नवाल के पास ही पैसों की चाबी है। वो भी उन सभी सहूलियात की आदी हो चुकी थीं जो नवाल की तनख्वाह से मुहैया होती थीं। मैं एक दिन उनके घर गया था। मेरी भाभी की सालगिरह थी। हम सब ने मिलकर खाना खाया और रात के वक्त नवाल मेरे पास बैठ गई। वो उस रोज कुछ बदली हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एक अज़्म था, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी। उसने पहली बार अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो बोली, चाचा जान, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अपने भाइयों को दे दिए हैं। उन्हें पढ़ाया, उनके घर बसवाए। अब मैं भी थक गई हूँ। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। वो लम्हा भर रुकी, गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, चाचा जान, अब मैं भी अपनी जिंदगी बसाना चाहती हूँ। चाचा जान, मैं भी एक घर बनाना चाहती हूँ, जहाँ मेरा शौहर हो, मेरा अपना बिस्तर हो, मेरा अपना सुकून हो। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, ये हर लड़की का हक था। मैंने बहुत खुशी से उसका साथ देने का वादा किया और उसी वक्त भाइयों को बुलाया। मैंने साफ साफ अल्फाज में उनसे कहा कि अब नवाल की शादी कर देनी चाहिए। पहले तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे किसी गैर मुतवक्के आफत ने उन्हें आ घेरा हो। फिर वही बात शुरू हो गई, चाचा जान, अभी वक्त नहीं है, हमने अभी तैयारी नहीं की, लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। बहाना बनाकर टाल देना उनकी फितरत बन चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि नवाल जाए। उनके लिए नवाल एक बहन नहीं, बल्कि एक खुदकार कमाई का जरिया बन चुकी थी। नवाल भी उनका इरादा समझ चुकी थी। मैं जब भी उनके घर जाता, मुझे महसूस होता कि एक अजीब सा तनाव हवा में मौजूद है। एक खामोश जंग थी। वो बात नहीं करते थे, मगर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे। भाई नवाल पर छोटे छोटे अखराजात पर सवाल करने लगे और नवाल ने भी अपनी तनख्वाह की पूरी तफसील देना बंद कर दी। ये सब कुछ ऐसा था जैसे एक खानदान के अंदरूनी मामलात हों। कोई जुर्म नहीं, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बस रिश्तों का खट्टा मीठापन जो हर घर में होता है। मैंने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, भाई मान जाएंगे जब नवाल को अच्छा रिश्ता मिलेगा। और फिर वो दिन आ गया। मैं अपने घर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि नवाल का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट के साथ एक चमक भी थी। चाचा जान, आज आप जल्दी से मेरे घर आ जाएं, एक बहुत अहम बात करनी है। जब मैं उनके घर पहुंचा तो नवाल ने बताया कि उसके कलीग की तरफ से रिश्ता आने का जिक्र है। लड़का बहुत अच्छा था, इंजीनियर था और खानदान भी शाइस्ता था। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर उसकी बात सुनकर फारूक और आदिल के चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी बीवियों के चेहरे पर एक खौफ और गुस्से का अजीब इम्तिजाज था। जैसे ही नवाल ये खुशखबरी सुनाकर कमरे में चली गई, घर का माहौल अचानक संजीदा बल्कि शदीद हो गया। भाइयों ने मुझसे सरगोशियों में बात करना शुरू कर दी। चाचा जान, क्या जरूरी है? अभी हमारा कारोबार सेट नहीं हुआ, अभी ये घर का कंट्रोल छोड़कर चली गई तो क्या होगा? मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये मसला शादी का नहीं बल्कि पैसे का है। नवाल की खुशी से ज्यादा उन्हें अपने आराम की फिक्र थी। वो रात में इस घर में एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा महसूस कर रहा था। ये वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले आती है। मैं अगले दिन दोबारा आने का वादा करके चला आया, मगर मेरे दिल में एक बोझ सा था जो मैं बता नहीं सकता था। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाला हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे तारीख हफ्ता साबित होगा। मैंने फैसला किया कि मैं इस बार इन भाइयों की बात नहीं सुनूंगा। नवाल की उम्र हो चुकी थी और इसका हक था कि वो अपनी जिंदगी के फैसले करे। मैंने नवाल के कलीग के खानदान को बुलाया। अगले ही हफ्ते वो मुअज़्ज़ज़ लोग हमारे घर आए। उन्होंने नवाल से बात की, मैं उनसे मिला। मैं इन लोगों से मिलकर बहुत मुतमईन था, क्योंकि वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं लाए थे, वो नवाल के लिए जिंदगी में पहली बार सुकून की एक किरण लाए थे। माहौल बहुत खुशगवार था। फिर उन्होंने भाइयों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त घर में जैसे एक जंग का मैदान बिछ गया। फारूक, जो बड़ा था,
एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उनके सामने गया, मगर इसके अंदर का जहर इसकी आवाज से छलक रहा था। इसने सीधा इनकार कर दिया, हम अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी बहन बहुत जिद्दी है और हम इसे इतनी जल्दी नहीं भेज सकते। इसने लड़के के खानदान को बहानों से टालना शुरू किया। कभी कहा कि हमने किसी और जगह बात कर रखी है और कभी ये कहा कि नवाल अभी जज्बाती तौर पर तैयार नहीं है। जब मैंने मदाखिलत करने की कोशिश की तो आदिल ने बेहूदगी की हद पार कर दी। चाचा जान, आप क्यों हमारे घर के मामलात में दखल दे रहे हैं? हमारी बहन है, हम फैसला करेंगे। वो जानते थे कि अगर मैं मदाखिलत करूंगा तो वो जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे गैर ज़रूरी फरीक साबित करने की कोशिश की। इस वक्त घर में एक शदीद झगड़ा हुआ। मेरी और उनकी ऊंची आवाज़ों ने मोहल्ले के चंद लोगों को भी मुतवज्जे किया। नतीजा ये हुआ कि भाइयों ने वो रिश्ता लेकर आने वाले खानदान की बेइज्जती की और उन्हें निकाल दिया। वो बेचारे अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए। नवाल का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में चली गई और मैंने उसे सारी रात रोते हुए सुना। इसकी सिसकियों ने मेरे दिल को भी चीर डाला। मैं बेबस था, मैं सिर्फ एक चाचा था। कानूनी तौर पर घर के फैसले इसके भाइयों के पास थे। मैंने नवाल से वादा किया कि मैं दूसरे रिश्ते देखूंगा, मगर वो खामोश रही। इसकी खामोशी मुझे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो एक खामोश बगावत की तैयारी कर रही थी, या शायद वो समझ चुकी थी कि अब इसकी जिंदगी के फैसले इसके अपने हाथ में नहीं हैं। और फिर वो आफत टूट पड़ी। ये वाकया इस झगड़े के 3 दिन बाद का है। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर आया था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फारूक था। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी बनावटी घबराहट थी। चाचा जान, तबाही हो गई, नवाल घर छोड़कर चली गई है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैं दौड़कर उनके घर पहुंचा। दरवाजे पर दोनों भाई और उनकी बीवियां खड़ी थीं। सबके चेहरों पर परेशानी का लबादा चढ़ा हुआ था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कब, कैसे? फारूक ने रोते हुए कहा, रात को सब मामूल के मुताबिक सोए थे। सुबह जब हम उठे तो इसका कमरा खाली था। इसका सामान, इसकी अलमारी, कुछ भी मौजूद नहीं। आदिल ने, जो सहमे हुए होने का ड्रामा कर रहा था, आगे बढ़कर मुझसे कहा, वो बहुत जिद्दी हो गई थी चाचा जान, शादी के लिए हम पर दबाव डाल रही थी। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। फारूक ने मजीद आग लगाई, यही नहीं, वो कलीग, इसने ज़रूर इसे वर्गलाया है। इसने कहा था कि वो हमारे मना करने के बाद भी इससे राब्ता रखेगा। हमने इससे कहा था कि ऐसे लोगों से दूर रहो, मगर इसने हमारी नहीं सुनी। उनकी पूरी कहानी एक सच्चे वाक़ये की तरह मालूम हो रही थी। वो दोनों भाई खुद को मासूम और नवाल को एक ज़िद्दी, भटकी हुई लड़की के तौर पर पेश कर रहे थे। अगले चंद घंटों में भाइयों ने एक मुकम्मल गुमराहकुन बयानिया तैयार कर लिया। उन्होंने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और हमारे दोस्तों में यही बात फैलाई कि नवाल ने अपनी ज़िद और खुद मुख्तारी की वजह से घर छोड़ दिया है और इसमें इसके कलीग का हाथ है। उन्होंने हर किसी को ये बावर कराया कि उन्होंने अपनी बहन को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। और अफसोस की बात यह है कि सब ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। जब एक भाई रोता है और अपनी बहन की बदनामी की कहानी सुनाता है तो लोग सच्चाई की तह में नहीं जाते, वो सिर्फ कहानी पर यकीन कर लेते हैं। नवाल की तमाम कुर्बानियाँ, इसकी 10 साल की खिदमत, सब एक लम्हे में भूल दी गईं। मैं, जो इस खानदान का सबसे करीब था, मेरे दिल में भी शक पैदा हो गया। मैंने सोचा, हाँ, नवाल जिद्दी तो हो गई थी और शादी का शौक भी इसे बहुत था। मुझे याद आया कि वो किस तरह भाइयों के रवैये से तंग आ चुकी थी। मैंने भी उस लड़के को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि शायद इसने नवाल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ये भाइयों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे मुआशरे को अपने जाल में फंसा लिया था। उन्होंने मेरी सोच पर भी कब्जा कर लिया था। दोपहर तक भाइयों ने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये बहुत होशियारी का अमल था ताकि किसी को शक ना हो। वो खुद को मासूम और परेशान जाहिर कर रहे थे, एक अच्छी शोहरत के लिए जिसके वो हकदार नहीं थे। पुलिस की टीम आई, मैं भी साथ था। उन्होंने घर की तलाशी ली। नवाल का कमरा खाली था, सब नॉर्मल लग रहा था।
कोई नोक झोंक का निशान नहीं, कोई चीज टूटी हुई नहीं, कोई चीख, कोई निशान नहीं जो जबरदस्ती की तरफ इशारा करता। नवाल का जाती फोन वो अपने साथ नहीं लेकर गई थी और इसका बैंक का फोन भी बंद था। एक मामूली नोट मिला जिस पर लिखा था, मैं जा रही हूं, अब अपना ख्याल खुद रखना। ये वही बात थी जिसे भाइयों ने बार बार दोहराकर सबको यकीन दिलाया था। नोट की तहरीर नवाल की ही थी, मगर उसमें वो ठहराव और जज्बाती गहराई नहीं थी जो नवाल के मिजाज में थी। इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से गई है, पुलिस अफसर ने लापरवाही से कहा। जो लड़की इतनी खुद मुख्तार हो वो अपने घर वालों की मर्जी के बिना भी चली जाती है। जब मिलेगी हम आपको बता देंगे। पुलिस भी इन भाइयों के तैयार करदा बयानिए के सामने हथियार डाल चुकी थी। मैंने भाइयों को दिलासा दिया और शाम को अपने घर वापस आया। मैं थका हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ ठीक था। नवाल अपनी मर्जी से गई थी, जैसा कि मुझे यकीन दिलाया गया था, और भाइयों ने अपना फर्ज अदा कर दिया था। मगर जब मैं जाने लगा, मैंने देखा कि फारूक ने, जो अब भी गुमशुदगी के गम में था, लाउंज में पड़ा हुआ एक अखबार उठाकर कचरे में डाला। ये एक मामूली अमल था, मगर इस अखबार को उठाते वक्त इसके चेहरे पर गम की बजाय 1 सेकंड के लिए राहत का अजीब सा तासुर आया। सिर्फ 1 सेकंड का लम्हा, रवैया था जो मैं उसे किसी पर इल्जाम नहीं बना सकता था, मगर ये मेरे दिल में एक सवाल छोड़ गया। अगर तुम इतना परेशान हो तो तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब सी राहत क्यों थी फारूक? ये गैर वाज़ेह बेवजह बेचैनी थी जो मुझे कचोके लगा रही थी, और मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर पाया। मैं जानता था कि सब ने नवाल की गुमशुदगी को कबूल कर लिया है, मगर मैं नहीं कर पा रहा था। मैं अभी भी इसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। वो राहत का 1 सेकंड का तासुर जो फारूक के चेहरे पर आया था, मेरे जहन में एक जहरीले कांटे की तरह चुभ गया था। मैंने नवाल के भाइयों के बयानिए को कबूल कर लिया था, मगर मेरा दिल मान नहीं रहा था। एक चचा की मोहब्बत और एक तजुर्बाकार आदमी का शक मुझे बार बार उनके घर की तरफ खींचता था। मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसी बात तलाश करूं जो उनके झूठ का पर्दा चाक कर सके। अगले 2 हफ्तों तक मैं तकरीबन रोजाना भाइयों के घर जाने लगा। मैं वहां से गुजरता, रुक जाता और कहता कि नवाल का पता करने आया हूं। मैं कोशिश करता कि उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारूं ताकि उनकी असलियत देख सकूं। ये मेरे लिए एक मिशन बन चुका था। दोनों भाई, फारूक और आदिल, हद से ज्यादा नॉर्मल होने की कोशिश करते। वो मेरे सामने अखबार पढ़ते, हंसते और कभी कभार अफसोस भी करते कि नवाल ने अच्छा नहीं किया, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके घर की रौनक वापस आ चुकी थी। बिजली और गैस के बिल वक्त पर अदा हो रहे थे, लेकिन वो बेफिक्री जो उनके चेहरों पर थी, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके लिए ये सबसे बेहतरीन अंजाम था। उनका ये रवैया मुझे अजीब लगा। जिस बहन ने उनकी पूरी जिंदगी संवारी, उसके अचानक चले जाने पर इतना सुकून। कोई बड़ा रोना, कोई इज़्तिराब यानी बेचैनी, कोई हकीकी परेशानी नहीं थी उनके चेहरों पर। एक दिखावा था जो मुझे एक दबाव में ला रहा था। वो मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा शक बेबुनियाद है। मैं उनसे बात करके वापस आ जाता, मगर मेरा दिमाग इसी नॉर्मैलिटी के अंदर कोई गैर मामूली बात तलाश कर रहा होता। मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में झूठ और सच के दरमियान फर्क वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकता था, और यहाँ झूठ की बदबू आ रही थी। सबसे ज्यादा शक मुझे बहुओं के रवैये पर हुआ। वो पहले नवाल से नफरत करती थी, अब वो बिल्कुल खामोश थीं। वो पहले कानाफूसी करती थीं, अब जैसे उनके मुंह पर ताले लग गए हों। जब मैं उनसे नवाल के बारे में पूछता तो वो फौरन बात बदलने की कोशिश करती। आज आपके लिए चाय बनाऊं चचा जान? यहाँ गर्मी बहुत है, बाहर क्यों नहीं बैठते? और अगर मैं इसरार करता तो वो फौरन मौजू से भाग जाती, कभी बर्तन धोने का बहाना बनाकर, कभी बच्चों को बुलाने का। उनकी आंखों में एक शदीद खौफ था। ये खौफ किसी गुमशुदगी का नहीं, बल्कि किसी राज के खुल जाने का खौफ था। वो नाइफ पर चलने वाले इंसानों की तरह एहतियात से चल रही थी, कहीं कोई गलत लफ्ज मुंह से न निकल जाए। उनका डर उनकी जबान से ज्यादा बोल कर रहा था। एक रात मैं आदिल के साथ बैठा था और मैंने उससे कहा कि आज यहीं ठहरूंगा। वो दोनों भाई हिचकिचाए, मगर मना नहीं कर पाए।
वो मेरी मौजूदगी से घबरा रहे थे, लेकिन मुझे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। रात को जब सब सो गए, मैं अपने कमरे से बाहर निकला। एक पुरानी कड़ी मेरे दिल में चुभ रही थी, जिसे मैं साबित करना चाहता था। आधी रात के वक्त मुझे घर के ऊपर वाले हिस्से से हल्की आवाजें सुनाई दी। ये घर 2 मंजिला था और ऊपर वाला हिस्सा ज्यादातर गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसमें कोई नहीं रहता था। आवाजें बहुत कम थीं, लेकिन ये किसी चीज के घिसटने या किसी के हल्के कराहने की आवाजें थीं। मैं कान लगाकर खड़ा रहा, मगर आवाजें फौरन बंद हो गईं। मुझे लगा कि किसी ने मेरी आहट सुन ली है। दूसरी चीज जिसने मुझे चौंका दिया वो ये थी कि ऊपर वाले हिस्से में जाने वाली सीढ़ियों के दरवाजे पर गैर जरूरी तौर पर एक नया और मजबूत कुफ्ल लगा हुआ था। भाइयों ने कहा था कि ये इसलिए लगाया है कि बच्चे वहां जाकर शरारत न करें, मगर इसकी मजबूती और इसका नया होना मुझे चौंका गया। पहले कभी वहां ऐसा कुफ्ल नहीं था। ये एक ऐसी तफसील थी जो नॉर्मल नहीं थी। एक खाली गोदाम को इतनी मजबूती से कैद करने की क्या जरूरत थी? मैंने अगले दिन एक स्थानीय लोहार से भी इस कुफ्ल की मजबूती का जिक्र किया। उसने कहा कि ये आम कुफ्ल नहीं है, ये खास तौर पर बाहर से कुफ्ल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने अपने शक व शुबहात को फिर से पुलिस के सामने पेश करने की कोशिश की। मैं पुलिस स्टेशन गया और नए अफसर से मिला। मैंने इस लॉक का, बहुओं के रवैये का और फारूक के चेहरे की राहत का जिक्र किया। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं छुपी हुई है। पुलिस का सीधा जवाब था, कोई सबूत नहीं चाचा। एक मुकफ्फल दरवाजा कोई जुर्म नहीं है। घर का माली कंट्रोल इसके भाइयों के पास चला गया है। जाहिर है वो सुकून में होंगे। बहुएं बहन की हुक्मरानी से आजाद हो गई हैं। जाहिर है वो खामोश होंगी। आप जज्बाती हो रहे हैं। पुलिस ने मुझे एक फिक्री परेशान हाल चचा समझा, जो अपनी भतीजी के चले जाने को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं तन्हा हो गया। मेरे पास कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं था जो मेरी बात पर यकीन करे। मेरे भाइयों ने इतनी सफाई से कहानी बनाई थी कि हर कोई उन्हें मासूम समझ रहा था। इस तन्हाई और बेबसी ने मुझे एक नई ताकत दी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे नवाल को वापस लाना है। मैं एक रात सो न पाया और मैंने एक कागज पर तमाम नुकाती पॉइंट्स लिखे। बेवक्त का सुकून, रात की हल्की आवाजें, बहुओं का खौफजदा होना और सबसे अहम, नए लॉक वाला दरवाजा, ये सब मिलकर एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। ये नवाल का चले जाना नहीं था, ये कुछ और था। अगली सुबह मैं उनके घर गया और मैंने फारूक से कहा, मैं जा रहा हूं बेटा, अपना ख्याल रखना। नवाल जहां भी होगी खैरियत से होगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। जब मैंने ये कहा तो मैंने जानबूझकर फारूक की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ खालीपन और थकान थी। मेरे दिल में एक शदीद दर्द उठा। मैंने अपना फैसला मजबूत कर लिया। मैंने घर से निकलते हुए खुद से कहा, ये जुमला जो मैंने खुद पर यकीन करने के बाद कहा था, मेरे दिल की गहराइयों से निकला था। मुझे यकीन हो चुका था, एक ऐसे यकीन में जो किसी सबूत का मोहताज नहीं था। वो गई नहीं, वो यहीं कहीं है। ये वो वाहिद सच था जिस पर मेरा ईमान मजबूत हो चुका था। मैं जानता था कि मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मुझे कोई बड़ा कदम उठाना था। मैं एक बूढ़ा आदमी था, मगर एक चाचा का दिल जोश मार रहा था। मैंने सारी रात गुजरी हुई तमाम तफसीलात को दोहराया और मुझे मालूम था कि इस बार पुलिस को हरकत में लाना मेरा आखिरी मौका है। मैं उस दिन एक नए इरादे के साथ अपने शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर एसएसपी साहब के पास गया। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे एक गैर रस्मी तलाशी की इजाज़त दे। मैंने अपने भाई के घर की पूरी सूरत-ए-हाल बयान की, बहुओं के खौफ, रात की आवाज़ों और बालाई मंजिल के गैर मामूली कुफ्ल के बारे में भी तफसील से बताया। मैंने ये भी कहा कि ये मेरी भतीजी है और अगर मैं गलत हुआ तो मैं खुद इस झूठे इल्ज़ाम की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनके सामने अपनी सारी उम्र की दयानत और सच्चाई को दांव पर लगा दिया। एसएसपी साहब मेरी आंखों के पुख्ता यकीन से मुतासिर हुए और मेरे दलाइल में छुपी हुई मंतक को समझ गए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो कार्रवाई करेंगे। अगली शाम अचानक एक पुलिस वैन फारूक और आदिल के घर के सामने आकर रुकी। ये एक अचानक कार्रवाई थी।
بھائیوں اور ان کی بیویوں کے چہروں پر بجلی سی گر گئی۔ وہ خوف زدہ تھے، مگر انہوں نے فوراً ہماری بہن اپنی مرضی سے گئی ہے کہ رٹ شروع کر دی۔ وہ مسلسل پولیس کو واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی نیک نامی کا حوالہ دے رہے تھے۔ میں پولیس کے ساتھ تھا اور میں نے SSP کو اشارہ کیا، سیدھا اس سیڑھیوں کے دروازے کی طرف جس پر نیا اور مضبوط قفل لگا تھا۔ فاروق نے چابی دینے سے انکار کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ ہمارے گھر میں زبردستی نہیں گھس سکتے، یہ ہماری ذاتی جگہ ہے۔ وہ چلا رہا تھا مگر اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ پولیس کو مجبوری میں دروازہ توڑنا پڑا۔ جیسے ہی قفل ٹوٹا اور گھر کا وہ حصہ کھلا، ایک خوفناک سڑی ہوئی ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا کہ میرے اندر کی سانس بھی رک گئی ہے۔ وہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر انسانیت شرما جائے۔ ایک چھوٹے سے تاریک اندھیرے کمرے میں ایک کونے میں میں نے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ نوال کی حالت، وہ زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، گندی، بال بکھرے ہوئے، جسم لاغر ہو چکا تھا۔ وہ تقریباً 20 دن سے وہاں قید تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید فریاد تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں زخمی تھے کیونکہ اس نے کئی بار زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر چیخی نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر روئی نہیں، وہ صرف گھورتی رہی جیسے اس کا روح اور جسم دونوں اس قید میں ٹوٹ چکے ہوں۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن بھائیوں کی بے رحمی کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے فوراً زنجیروں سے آزاد کرایا گیا اور ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس نے وہیں دونوں بھائیوں اور ان کی بیویوں کو حراست میں لے لیا۔ ان سے سختی سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ 2 گھنٹے کے اندر ہی ساری حقیقت سامنے آ گئی، جو کہ میرے شک سے بھی کہیں زیادہ گھنونی تھی۔ بھائیوں کا اعتراف یعنی اقبالیہ بیان کچھ یوں تھا: لالچ۔ انہیں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نوال شادی کر کے چلی جائے گی اور اپنی آمدنی بند کر دے گی۔ وہ دونوں اور ان کی بیویاں اس آرام دہ زندگی کے عادی ہو چکے تھے جو نوال کی نوکری سے ملی تھی۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ جائیداد کا تھا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ اگر نوال کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والد کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگے گی۔ وہ مکمل جائیداد پر اپنا مکمل کنٹرول چاہتے تھے۔ جس رات میں وہاں سے گیا تھا، انہوں نے نوال پر شادی نہ کرنے کا دباؤ ڈالا۔ نوال نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہے گی۔ اسی رات دونوں بھائیوں نے مل کر نوال کو زبردستی باندھ دیا اور اوپر والے کمرے میں بند کر دیا۔ بہوؤں کا کردار بھی سامنے آیا۔ وہ نہ صرف اس جرم میں برابر کی شریک تھی بلکہ وہی نوال کو دن میں 1 بار کھانا اور پانی دیتی تھیں اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکتی تھیں تاکہ نوال کی آواز کمزور ہو جائے۔ پھر انہوں نے نوال کے غائب ہونے کا جھوٹا بیانیہ تیار کیا تاکہ کوئی شک نہ کرے اور نوال کی آواز چاہے وہ کتنی بھی اونچی ہو کسی کو سنائی نہ دے۔ میرے لیے یہ ایک شدید صدمہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی اتنے پست ہو سکتے ہیں۔ معاشرے کی خاموشی پر سوال اٹھنا بھی ضروری تھا۔ سب نے فوراً ایک لڑکی پر الزام لگا دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کیا کسی کے ساتھ زبردستی بھی ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کے آنسو سب کو سچے لگے۔ نوال کی قربانیاں کسی کو یاد نہ رہیں۔ میں ہسپتال میں نوال کے پاس بیٹھا تھا اور میرے چاچا کا درد میرے دل میں ایک دریا کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ صرف قید نہیں تھی، یہ رشتوں کے اعتبار کا قتل تھا۔ کئی ہفتوں کے علاج کے بعد نوال قدرے بہتر ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اب آزاد ہے اور انصاف کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی اور بہویں جیل میں تھیں۔ پھر ایک دن نوال نے مجھ سے کہا، چاچا جان، میرے بھائیوں اور ان کی بیویوں کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کو میرے حصے کی جائیداد نہیں چاہیے، انہیں صرف اپنے جرم کی سزا چاہیے۔ نوال نے انصاف مانگا۔ اس نے خاموش رہنے کے بجائے اپنے بھائیوں اور ان کی بیویوں کے خلاف عدالت میں گواہی دی۔ یہ آسان نہیں تھا مگر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے جیسے ہزاروں مظلوم لوگوں کو ایک امید دی۔ میں عدالت کے باہر کھڑے ہو کر میڈیا کو اپنے دل کا درد سنا رہا تھا۔ یہ کہانی صرف میری بھتیجی کی نہیں ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ کچھ عورتیں گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جا چکی ہیں۔ یہ سچائی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے لالچ کے لیے رشتوں کو جکڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھو، رشتوں کی بنیاد لالچ نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے۔ جب محبت چلی جاتی ہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے اور انسان شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آج نوال اپنی نئی زندگی کی طرف جا چکی ہے۔ اس نے اپنی نوکری دوبارہ شروع کر دی ہے اور وہ اپنے لیے ایک نیا گھر بنا رہی ہے، ایک ایسا گھر جس میں صرف اس کا اپنا اختیار ہوگا۔
भाई और बहुएं जेल की सलाखों के पीछे हैं, मगर मेरे दिल में अब भी वो सेकंड का मंजर है। नवाल का कमरा नहीं टूटा, कुफल टूटा और एक लड़की की जिंदगी तबाह होने से बच गई। मैंने अपनी भतीजी को वापस पा लिया था, मगर एक ऐसे भयानक ख्वाब के बाद जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा।